गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे थे क्लास 8 की विज्ञान का जो चैप्टर है आपका अध्याय 18 वायु तथा जल का प्रदूषण। मैंने इससे पहली वाली वीडियो है इसी चैप्टर की पार्ट 1 जिसमें मैंने वायु प्रदूषण के बारे में बताया है। आज ये मेरी सेकंड वीडियो है इस चैप्टर पे, तो हम जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल प्रदूषण। तो जल के बारे में तो आपको पता ही है, जल कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। जल एक बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक काम के लिए हमें जल की आवश्यकता होती ही है। ठीक है, हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि, उद्योग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्बल होता जा रहा है। यानी कि जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है और उद्योग हो रहा है, कृषि हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी वजह से जल जो है वो ख़त्म होता है। तो बेटा क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें कपड़े धोने हैं, नहाने हैं, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, पानी बहुत गंदा होता जा रहा है। इसका अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं और उसकी गुणवत्ता को कम करके उसके रंग और गंध को भी बदल देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जल एकदम साफ़ है, अब नहा रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं तो पानी साबुन से क्या हो रहा है, वो जल गंदा हो जा रहा है। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, जो जल को गंदा करते हैं जल प्रदूषक, जो वायु को गंदा करते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। देखिए बेटा, ये गंगा, ये जो है नदी का दिखा रखा है आपका, गंगोत्री है, ये कहाँ से निकल रही है मैप में बताया हुआ है पूरा। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। सबसे ज़्यादा गंगा नदी से ही पानी मिलता है। करोड़ों व्यक्ति अपने दैनिक आवश्यकताओं और जीविका के लिए इस पर निर्भर होते हैं, परंतु हाल में ही प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है WWF की, विश्वव्यापी जो कोष है, उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। यानी कि जो अस्तित्व खतरे में मतलब इनका पानी बहुत, गंगा का पानी गंदा होता जा रहा है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि जो पोल्यूशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुंचने का कारण यह है कि जिन शहरों एवं बस्तियों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है, वहाँ के निवासी अत्यधिक कूड़ा करकट, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही इस नदी में फेंक रहे हैं। यानी कि जहाँ से ये नदी होकर निकल रही है, वहाँ आसपास जो गांव है, शहर है, जो बस्तियाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट, मल और मृत जीव या कुछ भी हानिकारक पदार्थ सब उसमें बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदी बहुत गंदी हो रही है। कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जल जीव जीवित नहीं रह पाते। यह नदी निर्जीव हो गई है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो पानी है नदी के अंदर है ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। चीज़ें का मतलब बहुत सारे पौधे रहते हैं, बहुत सारे जल जीव रहते हैं, जीव रहते हैं, जैसे मछली रहती हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है कि वो लोग जिंदा ही नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही है जीने के लिए। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक परियोजना आरंभ की गई थी। उसका क्या नाम था, गंगा कार्य परियोजना। लेकिन जनसंख्या बढ़ती गई और औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्री का जो लगना होता है, पहले से ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी थी। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभारंभ किया। पहले 1985 में गंगा कार्य परियोजना हुई, फिर 2016 में एक और नया आया, उसका नाम क्या है, स्वच्छ गंगा भारत मिशन। ठीक है, स्थिति को भलीभांति समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। जो कानपुर है उत्तर प्रदेश का, यूपी का शहर जो है, वहाँ पे नदी सबसे गंदी होती है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहर में से एक है। इस नदी में क्या करते हैं, लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते, मलमूत्र त्यागते देखा जा सकता है। वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा अन्य निम्नीकरण पॉलीथीन की थैलियाँ फेंक देते हैं, और उससे क्या होता है भाई, नदी गंदी हो जाएगी। कानपुर में इस नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तथा नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। भाई धीमा होगा, बहुत सारा कूड़ा भर दिया उसमें तो वो चल नहीं पाएगा पानी इतना ज़्यादा।
इसके साथ ही कानपुर में 5,000 से अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं, फैक्ट्रियां वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित है। कौन कौन सी फैक्ट्रियां? उर्वरक बनाने की, अपमार्जक की, पेंट की, चमड़े की। यह औद्योगिक इकाइयां विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों को नदी में विसर्जन करती हैं। यानी कि जो भी इनका जो कूड़ा करकट बचता है, जो अपशिष्ट बचता है, जो कूड़ा बचता है, रासायनिक होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, उन सबको ये नदी में बहा देते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये आपको सोचना है और उत्तर देना है। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएं, यानी कि जहाँ तेल की रिफाइनरी होती है, तेल बनता है, कागज फैक्ट्रियाँ, वस्त्र, चीनी की फैक्ट्री, रासायनिक फैक्ट्री, ये सब जो है क्या करती है, अपने कूड़ा करकट सब नदी में बहा देती हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करती हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होता है। इनसे पौधों तथा पशुओं में आवश्यकता उत्पन्न होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। रसायनक में कौन कौन से रसायन होते हैं? आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड होते हैं। ठीक है, जो पौधे और पशुओं में आवश्यकता उत्पन्न करते हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए, बहुत सारे नियम बनाए। इनके अनुसार उद्योगों को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। यानी कि जो उनमें केमिकल है वो उनको हटा देना चाहिए, वो हार्मफुल केमिकल नहीं रहने चाहिए, उसके बाद वो नदी में फेंकने चाहिए। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है। प्राय इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है। भाई पानी अगर गंदा है तो मिट्टी भी गंदी होगी, जिसके कारण उसकी अम्लता और तथा कृत्रिमों की वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय 1 में देखा कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़कनाशी और अपृतनाशी कितने महत्वपूर्ण है ना। फसलों के लिए तो पीड़कनाशी वगैरह, जिनसे कीड़े मर जाते हैं, वो सब दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। लेकिन क्या होता है, ये जो दवाइयाँ होती हैं उनमें केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों में, जलाशयों में, नदी नालों में पहुंच जाते हैं। ये मिट्टी में नीचे घुल जाते हैं और फिर ये बह के नदी नालों में पहुंच जाते हैं। यह भूमि में रिसकर भौम जल को भी प्रदूषित करते हैं। भौम जल को मतलब जो भौम जल होता है बेटा, जो मिट्टी के नीचे वाला जो जल होता है, ठीक है, जो नल का पानी होता है, उस जल को। यहाँ आपने ऐसे तालाबों को देखा होगा जो दूर से देखने पर हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि दूर से तालाब जो होता है वो ग्रीन ग्रीन दिखता है, पत्ते पत्ते से नजर आते हैं, तो वो शैवाल होते हैं। अब ये शैवाल क्यों आते हैं? यह उर्वरकों में उपस्थित नाइट्रेट एवं फॉस्फेट जैसे रसायनों की अधिकतम मात्राओं के कारण होते हैं। यानी कि जो उसमें कूड़ा करकट या जो भी भेजा जाता है, डाला जाता है, उसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, शैवाल उग जाते हैं, क्योंकि ये उनका खाना है। यह रसायन शैवालों को फलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। फिर अगर ये शैवाल मर गए तो शैवाल फिर किसका खाना बन जाते हैं? जीवाणुओं का बन जाते हैं। अब जीवाणु जो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का उपयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ज़्यादा ले लेते हैं। अब जब ये ऑक्सीजन को ज़्यादा ले लेंगे तो उस तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसके अंदर जो जलीय जीव रहते हैं, मछली वछली जो रहती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, उनको नहीं मिल पाएगी तो फिर वो भी मर जाएंगी। ठीक है, इससे जल में ऑक्सीजन की स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। कभी कभी अनुचारित वाहित मल सीधे ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। मतलब जो लोग हैं वो मल को भी नदी में भेज डाल देते हैं। इससे खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्मजीव आदि होते हैं। क्या भौम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? क्या जो मिट्टी में नीचे जो जल होता है, वो जो मल आप प्रदूषित, जो वाहित मल जो डालते हैं, उससे क्या प्रदूषण हो सकता है? हाँ, हो सकता है। वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, क्या क्या होता है उसमें, कवक होते हैं, ठीक है, तथा परजीवी हो सकते हैं, जिससे हैजा, मियादी बुखार और पीलिया जैसे रोग होते हैं। आपने देखा होगा जो हैजा, मियादी बुखार और पीलिया, ये सब गंदे पानी की वजह से ही होते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ है। अगर उसके अंदर जीवाणु है तो इसका मतलब वो पानी कैसा है, वो जल कैसा, मलयुक्त है और गंदा है, संदूषित है। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? अब भाई पेयजल क्या होता है? पेयजल का मतलब आप समझ गए होंगे, पीने वाला पानी, है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
भूजो बहुत परेशान है। वह पहेली से कहता है कि उसने जो जल पिया था वह देखने में तो स्वच्छ था, परंतु उसमें कोई भी गंध नहीं थी और वह बीमार हो गया। मतलब देखने में साफ था, उसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी और उसको पीने से वो बीमार भी हो गया। तो कैसे हुआ? फिर पहेली ने कहा, देखो, देखने में जो जल स्वच्छ प्रतीत होता है उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पानी हमें आंखों से साफ नज़र आ रहा है वो गंदा नहीं है। ऐसा है, उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आते हैं। अतः पीने से पहले जल का शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हमें जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं। पानी को बॉईल करके पीना चाहिए। बॉईल करने से क्या होता है, उसमें जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशय में गिराने से पूर्व वाहित मलोपचार संयंत्रों से जल को शुद्ध किया जाता है। यानी कि जलाशय मतलब जहाँ पीने का पानी भरा रहता है, वहाँ पे पानी डालने से पहले उसको रासायनिक प्रक्रियाओं, केमिकल प्रोसेस से उसे साफ किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार नगर निगम तथा नगर पालिकाएं घरों में आपूर्ति करने से पूर्व जल का उपचार करती हैं। जो जल हमारे घरों में आता है, नगर निगम जो भेजता है वो उसको पहले साफ करते हैं, फिर हमारे पास भेजते हैं। आइए देखें कि जल को पीने के लिए निरापद कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि हम पीने के लिए उसे साफ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप देख चुके हैं कि जल को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर करके कर सकते हैं। यह अपद्रव्यों को दूर करके करने की भौतिक विधि है ये। ठीक है, फिल्टर करना पानी। तो आप आम प्रचलित घरेलू फिल्टर, कैंडल फिल्टर होते हैं, फिल्टर के बारे में आपने पढ़ाई है। बहुत से घरों में निरापद जल को प्राप्त करने के लिए उबालने की विधि, पानी को अगर हम बॉईल कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसके जीवाणु मर जाते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए सामान्य रासायनिक विधि भी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण में क्या होता है, क्लोरीन की गोलियां होती हैं या फिर विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक पाउडर होता है, उसको हम पानी में मिला देते हैं और पानी क्या हो जाता है, हमारा शुद्ध हो जाता है। लेकिन हमें सावधानी से डालनी चाहिए, ये गोलियां बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों में या झीलों में ना बहाएं। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए, यानी कि जहाँ भी फैक्ट्रियाँ वगैरह है वहाँ पे संयंत्र लगाने चाहिए ताकि वो अपने जल को पहले शुद्ध कर सकें। व्यक्तित्व स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए, है ना। हमें भी अपने हिसाब से जल को व्यर्थ बहाना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बचाना चाहिए। हमें उसे बेकार नहीं करना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए, पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए और पुनः प्राप्त करने और उपयोग ना करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, 4R मेथड आपको पता होना चाहिए। आप जल की बचत कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको भाई, आप सोचिए कि आप जल की बचत को कैसे कर सकते हैं। धुलाई तथा अन्य घरेलू कार्य में उपयोग हो चुके जल को पुनः उपयोग संबंधी नए नए विचारों के बारे में हम सोच सकते हैं। देखिए, जो धुलाई वुलाई का जो काम करते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने धुलाई की है या फिर जो भी घरेलू उसमें काम किया है तो उस पानी को पुनः उपयोग कर सकते हैं। पुनः उपयोग कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे आपने सब्जी धोई तो जो सब्जी धोने का पानी होता है वो आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, उसको पौधों की सिंचाई में यूज़ कर सकते हैं, पौधों में यूज़ कर सकते हैं। प्रदूषण अब कोई दूरस्थ घटना नहीं रह गई है, यह हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। जब तक हम सभी अपने दायित्व की अनुभूति नहीं करते तथा पर्यावरण हितैषी प्रक्रमों का उपयोग आरंभ नहीं करते, हमारी पृथ्वी की उत्तरजीविका संकट में। इसका मतलब क्या है कि हमें खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम पानी को प्रदूषण ना करें, प्रदूषित ना करें, पानी को बचा के रखें, उसका रीयूज़ करें, नहीं तो फिर जो हमारी पृथ्वी है वो संकट में आ जाएगी। ये देखिए बेटा, जल उपचार संयंत्र का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे जल उपचार हो रहा है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या पढ़ा और आपने क्या सीखा, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रमुख शब्द, वायु प्रदूषण के बारे में आपने पढ़ा, रासायनिक संदूषण, विश्व उष्ण, पौधाघर प्रभाव, प्रदूषक, पेयजल, जल प्रदूषण, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं और ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। वायु प्रदूषण अपद्रव्यों द्वारा वायु का एक ऐसा संदूषण है जिसका हानिकारक प्रभाव सजीव तथा निर्जीव दोनों पर हो सकता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव दोनों पर हो सकता है। प्रदूषक वे पदार्थ हैं जो वायु तथा जल को संदूषित करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड वायु के प्रदूषक हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसी पौधाघर गैसों के बढ़ते स्तर से विश्व उष्ण हो रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसकी वजह से। जल प्रदूषण जीवन के लिए हानिकारक पदार्थों द्वारा जल का संदूषण है।
वाहित मल, कृषि रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल संदूषक हैं। इनकी वजह से क्या होता है, जल गंदा होता है। स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। जल एक अनमोल प्राकृतिक संसाधन है, हमें इसके संरक्षण के उपाय सीखने चाहिए। तो बेटा यहाँ आपका जल प्रदूषण कंप्लीट होता है। फाइनली आपके जो चैप्टर है 18 प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वायु प्रदूषण के बारे में बताया है, तो आप देख लीजिएगा। और ये आपकी सेकंड वीडियो है जिसमें जल प्रदूषण के बारे में बताया है। दोनों वीडियो में आपका 18 चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें ताकि आप और भी चैप्टर्स देख सकें। थैंक यू।